नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट किया। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है, हेनलीज लूप और वासा रेक्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर दिया। हेनलीज लूप और वासा रेक्टा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसे बोलते हैं काउंटर करंट। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इस तरह से कि ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कल पढ़ा था। हम अगर स्ट्रक्चर को दोबारा देखें, इसे हटा देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। हम स्ट्रक्चर को दोबारा देखें तो एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस, है ना, ये ए, ये ई ए, ये तो समझ आ रहा है। ये था अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वासा रेक्टा, हाँ या ना, और इस डायरेक्शन में हेनलीज लूप। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड था दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाँ या ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कुछ ऑस्मोलैरिटी होती है, कुछ कंसंट्रेशन होती है, वो ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, 400, 600, 800, 1000, 1200 ऐसे। मतलब सबसे ऊपर लेवल 300 होगा और धीरे धीरे बढ़ाते हुए बढ़ाते रहोगे। एकदम बॉटम में 1200। ये ऑस्मोलैरिटी हमें मेंटेन करनी है कुछ इस तरह से कि ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहे। काउंटर करंट मैकेनिज्म पता नहीं क्यों बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत लल्लू टॉपिक है, आपको बस ये समझना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्ड का मतलब क्या है, हेनलीज लूप और वासा रेक्टा का ऑपोजिट फ्लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मोटिव क्या है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना कुछ इस तरह से कि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो सके। हमने पढ़ाई क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनलीज लूप रिड्यूस होती है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हेनलीज लूप प्रेजेंट होती है और लॉन्गर होती है। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जो हेनलीज लूप लॉन्गर होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन सो दैट यूरिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज हो। अब मतलब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराना है। हमने ये भी पढ़ा, मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं कि descending Henle's loop is permeable to water but not permeable to electrolytes. Ascending Henle's loop is permeable to electrolytes but not permeable to water. ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं भैया शरीर में पानी की कमी है, ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, पानी पिया नहीं, तो वाटर की कमी हो रही है बॉडी में। पानी की जो कमी हो रही है, बॉडी क्या करती है इस केस में, जितना ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है नेफ्रॉन से। अब हमें यहाँ वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है। वाटर रीअब्सॉर्ब तो जब ही होगा जब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी, हाँ या ना। अब यहाँ पे पानी तुम कम कर नहीं सकते, लेकिन दूसरा तरीका बॉडी अपनाती है। ये जो NaCl यहाँ से रीअब्सॉर्ब हुआ ये एंटर करता है हेनलीज लूप, सॉरी वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा से ये NaCl आता है ट्रेवल करता हुआ और यहां पे आके इस साइड रिलीज हो जाता है। जैसे ही NaCl घूम के इधर आया तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हुई तो ज्यादा से ज्यादा पानी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पानी इधर आने लग जाएगा। यही तो शरीर चाहता था। और जितना NaCl है यहाँ मान लेते हैं यहाँ से 1000 मॉलिक्यूल्स NaCl यहाँ आया, यहाँ पे जरूरत थी सिर्फ 700 की, बाकी 300 ब्लड में फ्लो करता रहेगा, ब्लड में होता ही है NaCl, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। हमारी किडनी हर चीज को उसी हिसाब से मैनेज करती है जितनी ऑस्मोलैरिटी की जरूरत है। क्लियर है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो साइकिल काम करती है, एक NaCl की, एक यूरिया की। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म आर NaCl एंड यूरिया। NaCl की साइकिल तो समझ आ गई, ये घूम के यहाँ। अब आते हैं हम यूरिया पे। मैंने बताया था स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट में जो थोड़ा सा यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है, अब ये कहाँ जाता है? ये यहां से एंटर करता है असेंडिंग हेनलीज लूप में। ब्लड में एंटर नहीं करेगा क्योंकि यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, ब्लड में कुछ खास काम है नहीं। ठीक है, पॉइंट इज यहां पे वाटर रीअब्सॉर्ब होना चाहता था क्योंकि शरीर में पानी की कमी थी। अब पानी ज्यादा रीअब्सॉर्ब कब होगा? जब यहाँ पानी कम होगा। यहाँ तो पानी कम कर नहीं सकते, दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ा दो। सॉल्यूट बढ़ने से भी तो सॉल्वेंट कम हो जाता है, तो यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ा दिया, बॉडी ने क्या किया? यहाँ पे यूरिया रीअब्सॉर्ब कर लिया। जैसे यहाँ पे यूरिया रीअब्सॉर्ब हुआ तो यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्वेंट कम हो गया, पानी रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये काम खत्म हो गया, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हुई, तो जितना भी एक्स्ट्रा यूरिया था वो यहां से एंटर करता है डिसेंडिंग हेनलीज लूप में, सॉरी असेंडिंग हेनलीज लूप में, और यहां से ये यूरिया वापस यहाँ वापस यहाँ आ जाएगा। जितना रीअब्सॉर्ब होना है, जितना जरूरत है उतना हो गया, बाकी बॉडी के बाहर। तो एक NaCl की साइकिल चलती है और एक यूरिया की साइकिल चलती है ऐसे। ठीक है, यूरिया की साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है? कलेक्टिंग डक्ट और असेंडिंग हेनलीज लूप। और NaCl की साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है? हेनलीज लूप और वासा रेक्टा। तो अगर पूछा जाए काउंटर करंट मैकेनिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले करता है? हेनलीज लूप, ये पता है ना, हेनलीज लूप। अब पूछा जाए कि यूरिया और NaCl में कौन ज्यादा काम करता है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है? वो NaCl, क्योंकि वो हेनलीज लूप से रिलेटेड है, और हम मानते हैं कि हेनलीज लूप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन। क्लियर है? सिंपल है, खत्म हो गई काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो उन्होंने डायग्राम बना रखा है कॉम्प्लिकेटेड सा, इन्होंने डायग्राम कैसे बनाया? इन्होंने इसे अलग दिखाया है, इसे अलग दिखाया है, हमने इसे कंबाइन पढ़ा है, बेस्ट तरीका यही होता है। इसके साथ साथ इनिशियल जो फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है लगभग, और जो फाइनल फिल्ट्रेट बनेगा उसकी, इनिशियल फिल्ट्रेट से फाइनल फिल्ट्रेट कितना टाइम कंसंट्रेटेड है? 4 टाइम्स। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, मतलब इस टॉपिक की काउंटर करंट मैकेनिज्म की लास्ट 2 लाइन है ये है। ठीक है, ये लगभग जो 1.5 पेज है, मैकेनिज्म शुरू हुआ, फिर अगला पूरा पेज, उससे नेक्स्ट पेज पे भी पहला पैराग्राफ है ना, ये हमारा ओवर हुआ है। शेप दो, लिख लिया? लिख लिया? बढ़ा दूंगा आगे।
ना कोई क्वेश्चन लगाता। ये ज्यादा हो गया ना। मैंने बोला है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कंडीशनल है, एक होता है कंपल्शन, एक होता है कंडीशनल, कि कलेक्टिंग डेट से तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा ही होगा, हेनलीज लूप से होगा ही जब बॉडी को नीड है, उसके लिए मैं ही हेनलीज यूज करता हूँ। देखा मैं बोल देता ना कहीं से। पीसीटी में क्या कर दिया? Selective secretion of H plus and ammonia। ठीक है, मतलब अब नई एनसीईआरटी को मानना है तो अब K प्लस को ऊपर ही मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब K प्लस को हमें रीएब्जॉर्प्शन में मानना पड़ेगा और सिक्रीशन में नहीं मानना पड़ेगा। पुरानी एनसीईआरटी में इसे सिक्रीशन में दिया था, अब नहीं दिया। ठीक है, ये नई एनसीईआरटी है मरियम के पास? ठीक है। हाँ वो डिलीटेड है। डन। हाँ टिश्यूज भी नहीं हो गया। पढ़ लिया एनसीईआरटी? पढ़ो तो एनसीईआरटी से। हाँ अपनी लैंग्वेज में लिखो, उर्दू में लिखो, मर्जी का, कोई दिक्कत वाली बात, बस समझ आनी चाहिए एनसीईआरटी। यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब, लेकिन बॉडी जाती है ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होनी चाहिए, सॉल्वेंट की कम होनी चाहिए। सॉल्वेंट की कम कैसे होगी? जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा। सॉल्यूट ज़्यादा कैसे होगा? यहाँ से रिसीव बन जाएगा। यूरिया होता है वो तो वास्तविकता में तो जाता नहीं है। हाँ तो फिर वो वास्तविकता
बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना है, वाटर रीएब्जॉर्ब ज़्यादा कब होगा, जब यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कम कब होगा, जब यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा। सॉल्यूट ज़्यादा कब होगा, जब NaCl यहाँ से। डन? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कब होगा, जब यहाँ सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कम कब होगा, जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा। यूरिया यहाँ आता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो एक्स्ट्रा यूरिया वो घूम के दोबारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। हो गया? बंद कर दो NCERT। आरुषि, मिनिमम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है और कहाँ पे होती है? 300 मिली ऑस्मोलैरिटी होती है और वो आउटर मेडुला में होती है। आउटर मेडुला मींस PCT के पास। हाँ 300 मिली ऑस्मोलैरिटी होती है आउटर मेडुला में कितनी? NCERT खोल के देखो, 200 लिखा है डायग्राम में। मिनिमम ऑस्मोलैरिटी 200 होती है। दिख गई? DCT में 200। यही तो बात है। NTA नहीं सुनेगा ना कि आपके बुक का प्रिंट गंदा था।
रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यही है ना नेक्स्ट टॉपिक, पलटिए पेज। हाँ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, बुक बंद कर दो, एनसीईआर बस सुनते रहो आराम से, पूरा टॉपिक बड़ा टॉपिक है। आवाज में मैं कहाँ से आवाज आ रही है ये? रास मैकेनिज्म, ADH also called as vasopressin और ANF। वैसे मुझे पहली बार रियलाइज हुआ आज कि मैं कितना इरिटेट करता हूँ तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, जो गद्दी पे बैठा हो तो कभी भी नहीं हम बदल सकता। ठीक है, पहली मैकेनिज्म स्टार्ट होती है रास मैकेनिज्म, फुल फॉर्म पता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो पैराग्राफ मैंने छुड़वाया था ना, वो यहाँ कवर होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट आता है, हम रास मैकेनिज्म की डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं मैं, रास मैकेनिज्म। इसके लिए पहले कंसेप्ट आता है जग्गा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus formed at the junction of afferent arteriole and DCT। अब यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है भैया, ऐसे करके हम बनाते हैं, यहाँ पे आता है ना एफरेंट आर्टीरियोल और ये हेनलीज लूप, यहाँ पे आता है डीसीटी, इन दोनों के जंक्शन पे कैसे कुछ बन सकता है? पहली बात, मेरी आदत है नेफ्रॉन को राइट हैंडेड बनाने की। एक छोटी सी किडनी में 1 मिलियन 10 लाख नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन राइट हैंडेड भी हो सकता है, नेफ्रॉन लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, और डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल का जंक्शन यहाँ बन सकता है। वो मेरी आदत है राइट हैंडेड बनाने की, तो नेफ्रॉन तो कैसा भी हो सकता है। प्लस एक और बात जो एनसीईआरटी में नहीं होती, ना क्वेश्चन कभी आएगा, समझने की बात है भाई, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, यहाँ का डीसीटी और यहाँ पे अगली एफरेंट आर्टीरियोल हो तो भी तो ये जंक्शन बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही नेफ्रॉन की एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी का जंक्शन ही बनेगा, बहुत सारी हैं। यहाँ जो डीसीटी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई और एफरेंट आर्टीरियोल अगला नेफ्रॉन बन रहा होगा, तो यहाँ जंक्शन भी तो जग्गा बन जाएगा, समझ रहे हो? तो जग्गा इज juxtaglomerular apparatus formed at the junction of efferent arteriole and DCT। ठीक है, जग्गा के पास होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, होते बहुत सारे हैं, आपको एक याद रखना है, जेजी सेल्स विच रिलीज रेनिन, RENIN, डबल एन लगाते ही डाइजेस्टिव एंजाइम बन जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सिंगल एन आएगा यहाँ पे। ठीक है, रेनिन ये क्या है? हार्मोन है बेसिकली रेनिन। वैसे इसे एनसीईआरटी में हार्मोन ट्रीट नहीं किया गया, हम भी रहने देते हैं। ठीक है, रेनिन एक सिंपल केमिकल कंपाउंड है। तो जेजी सेल रेनिन रिलीज करता है, कब रिलीज करते हैं? इन रेस्पॉन्स टू लो बीपी और जब जीएफआर कम हो। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा, जैसे ही एफरेंट आर्टीरियोल का प्रेशर कम होगा ना, जेजी सेल सेंस कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे एफरेंट आर्टीरियोल
और डीसीटी के जंक्शन पे ही तो है जेजी सेल, वो सेंस कर लेते हैं कि भैया बीपी कम है। एफरेंट आर्टीरियोल, यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है और यहीं पे तो स्पेशल सेल है जेजी सेल। जैसे ही यहाँ पे बीपी कम होगा ये सेंस कर लेंगे कि बीपी कम है और रिलीज कर देंगे रेनिन। ठीक है, सिंपल सी बात। कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि स्पेशलाइज जक्सोग्लोमेरुलर एपरेटस के पास स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड एज जेजी सेल, वे सेक्रीट रेनिन। कब रेनिन रिलीज करेंगे? जब बीपी लो होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसे बात करते हैं भैया बीपी था कम, सेंस्ड बाय जेजी सेल्स, रिलीज किया उन्होंने रेनिन। जैसे उन्होंने रेनिन रिलीज किया, रेनिन रिलीज करने के बाद रेनिन क्या करता है, एक कंपाउंड होता है हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन। क्या होता है? रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। याद रखना हो तो ये भी याद रखना, एंजियोटेंसिनोजन लिवर में बनता है। एंजियोटेंसिन 1 को फिर रेनिन प्लस एक और एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? रेनिन का काम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2, रेनिन का काम खत्म हो गया। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसकी वैसे सिग्निफिकेंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है नहीं, रेनिन की है। एंजियोटेंसिन 2 के होते हैं भैया फिर 3 काम। पहला, एंजियोटेंसिन 2 acts on adrenal cortex। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स, आरुषि बिट्टू 10th क्लास में एड्रेनल ग्लैंड सुना था? किडनी के ऊपर होता है। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट ऐसा था ना ट्रायंगुलर सा ग्लैंड, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉर्टेक्स, इनर वाला इज मेडुला। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज कराता है एल्डोस्टेरॉन। बाकी बच्चों को, आरुषि को छोड़ के पता होगा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं। कौन सी? ग्लोमेरुलोसा और रेटिकुलरिस। GFR से याद रखना, आउटर GF, इनर R, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटर, रेटिकुलरिस, GFR। ठीक है, याद हो जाएंगे ऐसे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर होती हैं, सबसे आउटर मोस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटर, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज होते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन। फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, और रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, रिपीट करेंगे हम चैप्टर में। अभी के लिए एक्सॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुआ एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन जो है, एल्डोस्टेरॉन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे कराएगा? इंक्रीजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, देखो यहां से यहां सोडियम अगर जा रहा है तो यहां पे, यहां से यहां सोडियम जा रहा है, मतलब सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कम हो रहा है तो पानी अपने आप भाग जाएगा, हाई टू लो। तो इसीलिए जब भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इंक्रीजेस
वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी और ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बीपी कम था और इसने बीपी बढ़ा दिया, दिख जाएगा। राजन दिख रहा है? बस तो बहुत है, बंद कर देंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। एंजियोटेंसिन 2 का अगला काम, एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी गुड वैसोकंस्ट्रक्टर। वैसोकंस्ट्रक्टर मींस ब्लड वेसल्स पिचकाएगा, ब्लड वेसल्स पिचकेंगे, एरिया कम तो प्रेशर। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो प्यास बढ़ाता है, और प्यास कैसे बढ़ाएगा? हाइपोथैलेमस को सिग्नल देके, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज हंगर सेंटर एंड थर्स्ट सेंटर। प्यास बढ़ाएगा तो वाटर इनटेक बढ़ेगा, वाटर इनटेक बढ़ेगा तो पानी पियोगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर बीपी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम जो पढ़ते हैं ये सब कुछ है रास मैकेनिज्म में, ये दो तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं। रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास में ये आता है, ये दोनों रास के पार्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, एक खत्म हुआ है बस, अभी दूसरा और तीसरा। एडीएच, एडीएच यहीं पे पढ़ेंगे। एडीएच वैसोप्रेशन कहां से रिलीज होता है? हाँ हाँ, एडीएच वैसोप्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस, बनता कहां पे है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाँ, तो फॉर्म्ड या synthesized in hypothalamus but stored and released by posterior pituitary also called as neurohypophysis, वो केमिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, एडीएच का काम क्या होता है? इसके भी दो काम है। ठीक है, एक इंक्रीजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, हाँ या ना? वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। इट इज अ वेरी गुड नहीं बेटा, ये एडीएच के हैं, तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया कि एडीएच कहां से रिलीज होता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर हमेशा बीपी बढ़ाता है, खत्म हो गया। एएनएफ, secreted from atrial walls of heart, ये दिल से रिलीज होता है। वेरी गुड वैसोडाइलेटर, तो ये बीपी, दो बीपी बढ़ाता है, ये बीपी कम करता है। ठीक है, अब खत्म हो गया। लेकिन तुम लिखोगे कैसे? तुम पहले ये
सिर्फ ये 3 नाम लिखोगे, फिर पहले रास लिखोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, लिख लिया, लिखो। तो गुस्सा क्यों हो रही है? ले ले टाइम, मैंने कौन सा फायदा। अब लिख लिया। बस 1 2 3 लिख के फिर आगे बढ़ा देंगे।
पोजीशन सुने सुना कि एक रेस हो रही है, उसमें तूने सेकंड पोजीशन वाले को पीछे छोड़ दिया, तो तेरी पोजीशन क्या होगी? नहीं सुनी तो आंसर बता। अभी बता, मल्टी टैलेंटेड काम करने पड़ते हैं, सोच। एंजियोटेंसिन टू एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन, वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, फिर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, बीपी बढ़ जाता है। ठीक है,
होता होगा, पहले लिख लिया। भव्या तेरा तो नहीं हुआ होगा अभी। हो गया तो रीड करो ना। हो गया तो रीड करो जल्दी। सर एंजियोटेंसिन 2 भी अपना वासोकंस्ट्रिक्टर होता है और ये अपना ये वासोप्रेसिन भी है, वासोकंस्ट्रिक्टर। वासो नहीं होता, वैसे होता है। और बाकी इसके अलावा और भी होते हैं वैसे कंस्ट्रक्शन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एड्रेनलिन भी वैसे कंस्ट्रक्शन होता है। एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ये वैसे कंस्ट्रक्टर होते हैं। हाँ, वैसोडाइलेटर। हिस्टामीन इज अ वैसोडाइलेटर। बीपी का लिखा है ना बॉडी फिट में। सेरोटोनिन बीपी बढ़ाता है, वो भी वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी ना ऐसी चीज है, कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत बीमार है लेकिन फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, तो बॉडी फंक्शनिंग हिली हुई है। और कोई कोई ऐसे हैं और एकदम से दिल ने काम करना बंद कर दिया। हमारी बॉडी बहुत अलग है। फिर हम लेते हैं भाई भगवान की मर्जी, कुछ कर थोड़ी सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, कैंसर हो गया, कोई मतलब अलग है ये, इसमें कोई न्याय वाली बातें नहीं आती इसमें। कोई भी जिन्होंने पूरे जीवन अच्छा काम किया है, मतलब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। एक पुलिस वाले हैं, मतलब मैं जानता हूँ, कभी रिश्वत नहीं ली से काम किया, ज़्यादा तबीयत खराब है और फिर पता चला कैंसर है। मतलब यहाँ पे न्याय जो है भगवान का वो फेल हो जाता है। फिर हम बहकी बहकी बातें करते हैं, पिछले जन्म की सजा मिल रही होगी। हम अपनी बातें अपने हिसाब से मोल्ड बहुत जल्दी करते हैं, हम हर चीज अपने हिसाब से रखते हैं। किसी ने इसी जन्म में कुछ गलत किया है तो फिर हम बोलते हैं भाई हर किसी को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में काट के, किसी ने कुछ गलत नहीं किया और फिर उसके साथ गलत हो गया, पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। मेरे दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आती है वैसे कभी कभी ड्राइव करते हुए, नहीं जो बताऊंगा वो, कि मतलब दुनिया में अब तो ये बहुत नॉर्मल हो गया कि रेस्पेक्ट देने के लिए पैर छूते हैं, लेकिन दुनिया में जब पहली बार ये चीज हुई होगी, मतलब कैसे, किस ह्यूमन बाइंग ने आइडेंटिफाई किया कि एक इंसान के सिर्फ पैर ही छूओगे तो उसे इज्जत मिल रही है। मतलब ऐसा मैं अकेला नहीं हूं वह मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक इंसानी शरीर के पैरों को छुओगे तो तुम उसकी इज्जत कर रहे हो? नहीं, मैंने तो आंसर भी ढूंढा है इसका आंसर है कि पुराने टाइम में जो राजा महाराजा, ऐसा मतलब मैंने किसी बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं, पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे ना, उनका सिंहासन बहुत ऊंचा बनाया जाता था और आम लोग जो हैं वो उनके पास जाके सिर्फ पैर ही छुपाते थे, बाकी शरीर तक उनके हाथ नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वो पैर ही लटका के बैठते थे। तो फिर वहां से ये कंसेप्ट बना दिया, इज्जत देनी है तो पैर छू। बेटा आवाज आ रही है? आयुष, सोनम, सर अभी आई है, अभी तक नहीं आ रही।
मुझे मैसेज किया है एग्जैक्टली मैं पढ़ के बताता हूं भैया, देखो इसका मैसेज। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं बेटा, सर क्वेश्चन पूछना था, बता। इसमें ये कहा, इसमें ये तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि सर तुझे भी मेरी आवाज नहीं आ रही? ये तूने कहाँ लिखा है? तुझे ये बोलना चाहिए था ना कि सर मुझे आवाज नहीं आ रही। बोर्ड में तो कुछ लिख रहे हो वो नहीं लिख रहा होगा। भाई रिकॉर्डिंग में आई होगी आवाज। सॉरी, अच्छा, बाकी रिकॉर्डिंग में आई है ना आवाज? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन यहाँ तक। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन नेक्स्ट टॉपिक, मूत्र विसर्जन। 3 इडियट देखी हो तो ठीक है। हाँ, सर एक बार लास्ट का टॉपिक फिर से समझाओ। ध्यान से सुनियो जल्दी जल्दी। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। एक होता है जग्गा, जक्साग्लोमेरुलर एपरेटस, जो होता है एफरेंट आर्टीरियल और डीसीटी के जंक्शन पे। उसके पास होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज जेजी सेल, जो कि रिलीज करते हैं रेनिन। और रेनिन रिलीज होता है सिर्फ जब बीपी कम हो या जीएफआर कम हो। अब जैसे ही बीपी कम होगा जग्गा सेंस करेगा, रेनिन रिलीज होगा। रेनिन ब्लड में हमारे कंपाउंड होता है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, वहां से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा। वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा। यही है। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, ठीक है। सुनो नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे हंस क्यों रही है यार? क्यों हंसी आ रही है तेरे क्लास के बीच में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योरेशन। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन स्टोर करता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल या हाफ से ज्यादा फिल होगा, उसकी जो वॉल है, ध्यान से बस सुनना है टॉपिक, और एनसीईआरटी में एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखना है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल होगा या हाफ से ज्यादा फिल होगा, उसकी जो वॉल है उस पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर, मतलब वो सेंस कर लेंगे और वो मैसेज दे देंगे ब्रेन को। फिर सीएनएस बता देगा भैया टॉयलेट आ रहा है। फिर मैसेज आएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, और यूरिनरी ब्लैडर के पास होती है स्मूथ मसल्स। वो स्मूथ मसल्स होंगी कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल्स का नाम होता है डिट्रूसर मसल्स। क्या होता है? वो मसल होंगी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। वहां पे होता है यूरेथ्रल स्पिंचर। यूरेथ्रल स्पिंचर होते हैं 2, इनर और आउटर। इनर यूरेथ्रल स्पिंचर जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, वो रिलैक्स होके खुल जाएगा और यूरिन वहां से पास होके आगे जाएगा। जब ये आएगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, वो वॉलेंट्री होता है, उसके थ्रू हम यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं। फिर जब हम चाहेंगे वो जब खुलेगा और यूरिन फिर पास हो जाएगा। पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। क्लियर है? बस यही है। एक बार और सुन लो, समझ आ गया तो याद कर लो। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो जैसे ही हाफ फिल होता है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, सिग्नल देंगे ब्रेन को, ब्रेन सिग्नल वापस देगा यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यूरिन आगे जाएगा। पहले आएगा इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर, वो इनवॉलेंट्री होता है और खुल जाएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूरिन बाहर निकलेगा। फिर आएगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, उससे हम यूरिन को कंट्रोल करेंगे और फिर जब चाहे जब पास करेंगे। और प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो लेफ्ट पेज पे 5 लाइन है, राइट पेज पे शुरू की 4 लाइनें मैच्योरेशन रिफ्लेक्स तक है। उसके बाद 5वीं लाइन है, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यहां तक का टॉपिक हुआ है, ठीक है? यहां तक एक बार रीड कर लो, फिर आगे का टॉपिक मैच्योरेशन खत्म कर देता हूं अभी। हाँ पता है, अब वो आगे वाला है, मतलब अभी पूरा टॉपिक पढ़ा दो
फिर वो येलो कलर वाला तो लिखवा दूंगा वो, पहले इतना रीड करो। आपने लिखवाया था पिछली बार भी लिखवाया। हाँ हाँ, अभी भी तो लिखवाना है, पहले यहाँ तक रीड करो फिर आगे का बताता हूँ। 11 महीने बचे हैं नीट एग्जाम के, एक महीना खत्म हो गया ना आज में, 31 में है, हो जाएगा। आधे दिन में कौन सा तीर गाड़ दोगे? ठीक है, आज 31 में है। चेक क्यों ले रहा है? बहुत है। जिन बच्चों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की उनसे तुम एक महीना आगे हो पढ़ाई में। जब यहाँ पे सिलेबस खत्म होगा एग्जैक्टली उसी दिन तुम भी सिलेबस खत्म कर देते हो ना, कंप्लीट। जब यहाँ पे सिलेबस खत्म होगा 15 जैन को खत्म हो जाएगा बायो का, और बायो जनरली अच्छे बच्चों की, मेहनती बच्चों की खत्म हो जाती है 15 जैन तक, साथ साथ 15 नहीं तो 20, जो एंड के चैप्टर है उन्हें थोड़ा पढ़ना 20 जन तक। केमिस्ट्री भी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं पूरे साल उनकी वो भी 20 जन, और फिजिक्स उनकी 31 जन। अगर इस पॉइंट पे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खत्म कर रहे हो तो परफेक्ट है। इसके बाद तुम जितना डिले कर रहे हो तुम उतना पीछे हो। 31 जैन तक एक बार सिलेबस हो जाना चाहिए। फेब में एक रिवीजन, मार्च में 2 रिवीजन, अप्रैल में 3, 4, 5 रिवीजन, यही तरीका होता है। फेब में पूरे फेब में एक रिवीजन, मार्च में 2 रिवीजन हो जाती है 15-15 दिन में कंप्लीट सिलेबस की, और अप्रैल में तो इतना हो जाएगा, पहली रिवीजन 10 दिन में हो जाएगी, अगली रिवीजन 6-7 दिन में, उससे अगली रिवीजन 5-5 दिन में होती रहेगी। फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 अप्रैल के बाद फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो रेगुलर। और जैसे ये थे हिमांशी, गुलीन, इनसे तो मैंने एक दिन में 2-2 टेस्ट दिलाए यहीं पे। सुबह बुला लिया 10 बजे, 10 से 1 पहला टेस्ट दे रहे, 3 बजे तक एनालाइज कर लिया, ब्रेक ले लिया, 3 से 6 अगला टेस्ट दे रहे और फिर जा रहे हैं। थैंक यू भैया, कम वाली दे दो। तो यही तरीका होता है। जब 15 अप्रैल के बाद जितनी कम तुम गलतियां करोगे उतने अच्छे से टेस्ट दे पाओगे। स्कोर आ रहा है 650, 660, मतलब ऑन एन एवरेज तुम 60 नंबर की गलती कर रहे हो, दैट इज 12 क्वेश्चन, 12 पंजे 60, तो कम टाइम लगेगा रीचेकिंग में। जो पेपर एनालाइज करना होता है उसमें बस सॉल्यूशंस देख लिए, 12 क्वेश्चन के हो गया। ऐसी होती है तैयारी। नेक्स्ट ईयर तो 3 मई को एग्जाम। क्यों संडे? इस बार 4 मई का संडे था, अगली बार 3 मई को है ना। इस बार 4 मई का था ना संडे, तो अगले साल 3 मई का होगा संडे, यही तो होता है। नहीं, आगे होता है। कैलेंडर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 3 मई को संडे बेटा, एक दिन कम होता है, आगे तो कभी नहीं होता। सिर्फ सेम डे रहता है वो लीप ईयर के दौरान, मतलब 4 मई। अगले साल 4 मई को भी संडे जब आएगा जब ये साल मतलब बीच में कोई 29 साहब आ रही हो। इसके बाद कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री 12:45 टू 1:30। तो क्या चल रहा है उसमें? अच्छा, कल थोड़ा ही हुआ है, कितनी क्लास और चाहिए? 2? 1-2 घंटे की? ठीक है, आज तो नहीं है, कल करा देंगे, कल हो जाएगी।
तेरा हो गया, तू बता। बहुत पढ़ लिया तूने। सुनो इसके आगे पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स। यूरिन जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, PS6, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया। ये डायबिटीज मेलाइटिस के इंडिकेशन होते हैं, सिम्टम्स टाइप। ठीक है, इसके अलावा लिखना है मैं एक्स्ट्रा पॉइंट, लेकिन वो यहाँ नहीं लिखेंगे, बस फर्स्ट लाइन में मसल डिट्रूसर लिख लो। जब डिसऑर्डर कराऊंगा डिसऑर्डर के साथ साथ लिख लूंगा। यहाँ बस लिखो एक पॉइंट, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। डन, यूरोक्रोम लिख लिया। इसके अलावा कीटोन यूरिया में जो कीटोन बॉडीज बनती है वो कहां से बनती है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट से कीटोन बॉडीज कभी बनती नहीं है, फैटी एसिड। इसीलिए कीटो डाइट सुनी है? कीटो डाइट ही नहीं सुनी? हाँ कीटो डाइट वो होती है जब 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, पूरे दिन में 9 घंटे खाना खाओ, 16 घंटे भूखे रहो। सबसे बेस्ट डाइट होती है वैसे, मतलब अगर वेट ड्रास्टिकली वेट कम करना है हेल्दी रह के तो ये डाइट होती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जीरो करना पड़ता है, सिर्फ प्रोटीन खाना पड़ता है। हाँ तो यही दिक्कत आती है। नहीं वेजिटेरियन कर सकते हो, दाल वाल खाओ, यही सब खाओ, एग खाओ। तो लेकिन प्रॉब्लम फिर जब फैटी एसिड, जब फैट जो होते हैं दौरान फैट बर्न होता है ना, और फैट के ब्रेकडाउन से फिर कीटोन बॉडीज बनती है, तो इसीलिए इसका नाम कीटो डाइट होता है। ठीक है, दैट्स ऑल। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन करा दिया था, बस डिसऑर्डर बचा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रीड कर लो, छुट्टी नहीं हुई है। एल्ब्यूमिनोयूरिया डिसऑर्डर में लिखाऊंगा कल मैं। ओहो, बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, डिसऑर्डर से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।